कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ इस धरती पर कितने तरह के जीव जंतु हैं? लाखों। एक नन्ही सी चींटी से लेकर एक विशाल व्हेल तक। ये विविधता हैरान कर देने वाली है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या को हम समझे कैसे? देखिए, जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को संभालने के लिए एक कैटलॉग चाहिए, वैसे ही जिंदगी के इस विशाल मेले को समझने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत थी। तो चलिए समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस कमाल की पहेली को कैसे सुलझाया। तो यही वो बड़ा सवाल है, जिंदगी के इस विशाल और उलझे हुए जाल को आखिर सुलझाया कैसे जाए। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो हर जीव को उसकी सही जगह पर रख सके। और ये सिर्फ चीजों को तरतीब से रखने की बात नहीं है, ये तो हमारे ग्रह पर जिंदगी की पूरी कहानी को समझने के बारे में है। बहुत बहुत समय पहले चीजों को बांटने का तरीका बहुत सीधा साधा था, जो बस जिंदा रहने के लिए जरूरी था। मतलब, क्या इस चीज को खाया जा सकता है, या कहीं ये हमें तो नहीं खा जाएगी? क्या इससे घर बनाने में मदद मिलेगी? ये शुरुआती वर्गीकरण थे जो विज्ञान से ज्यादा जरूरत पर आधारित थे। कहानी शुरू होती है एंशिएंट ग्रीस से, महान विचारक अरस्तू के साथ। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से चीजों को ग्रुप में रखने की कोशिश की। उन्होंने पौधों को उनके साइज के हिसाब से बांटा, पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां, और जानवरों को इस आधार पर कि उनमें लाल खून है या नहीं। खैर, ये एक शुरुआत थी। फिर सदियों बाद आए कार्ल लिनियस और उन्होंने एक बहुत ही सरल आइडिया दिया। जिंदगी को 2 बड़े ग्रुप्स या कहें कि किंगडम्स में बांट दो। और ये सिस्टम इतना आसान था कि इसने विज्ञान की दुनिया पर सदियों तक राज किया। लेकिन प्रकृति को ऐसे साफ सुथरे बक्सों में बंद रहना पसंद नहीं है। बहुत जल्द ही वैज्ञानिकों को ऐसे जीव मिलने लगे जो किसी भी नियम में फिट ही नहीं हो रहे थे। और ये धीरे धीरे साफ हो गया कि सिर्फ 2 किंगडम से काम नहीं चलने वाला। ये सिस्टम था तो बहुत सिंपल। मान लीजिए कि आपके पास बस 2 ही दराजें हैं, एक पौधों के लिए जो हरे हैं और ज्यादातर हिलते नहीं, और दूसरी जानवरों के लिए जो घूमते फिरते हैं और खाना खाते हैं। अब हर चीज को इन 2 में से किसी एक दराज में डालना था। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन फिर मशरूम जैसी अजीबोगरीब चीजें सामने आईं। अब देखिए, ये एक पौधे की तरह जमीन से तो उगता है, पर ये हरा नहीं है और ना ही धूप से अपनी एनर्जी बनाता है। ये तो जानवरों की तरह दूसरों को खाकर एनर्जी लेता है, पर ये घूमता फिरता भी नहीं है। तो अब इसे कहाँ रखा जाए, पौधे वाली दराज में या जानवर वाली? ये एक बड़ी पहेली बन गई। और ये कहानी सिर्फ मशरूम की नहीं थी। बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीवों का क्या? उनकी कोशिकाएं, मतलब उनके सेल्स, हमारी कोशिकाओं से बिल्कुल अलग होते हैं, एकदम सिंपल। फिर भी उन्हें पौधों के साथ रख दिया गया था। मतलब, ये सिस्टम जिंदगी की असली जटिलता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो अब हाँफने लगा था। फिर साल आया 1969। आर.एच. विटेकर नाम के एक अमेरिकी बायोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही हिम्मत भरा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, रुको, हम सब इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। और उन्होंने चीजों को क्लासिफाई करने का एक बिल्कुल नया नजरिया दुनिया के सामने रख दिया। विटेकर का आइडिया था तो सिंपल पर बहुत गहरा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कोई जीव बाहर से कैसा दिखता है, हमें और गहराई में जाना होगा। उनके सेल्स कैसे हैं, वो अपना खाना कैसे खाते हैं, और सबसे जरूरी बात, इवोल्यूशन के पेड़ पर उनका एक दूसरे से क्या रिश्ता है। तो उनका हल क्या था? 2 किंगडम्स को भूल जाइए। विटेकर ने 5 किंगडम्स का प्रस्ताव रखा। जी हाँ, 5। और ये एक ऐसा आइडिया था जो बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये है विटेकर का जीनियस सिस्टम। उन्होंने 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया। सेल का टाइप क्या है, मतलब वो सिंपल प्रोकैरियोटिक है या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक। सेल के चारों तरफ कोई दीवार है या नहीं, और अगर है तो वो किस चीज से बनी है, और आखिर में वो अपना खाना कैसे हासिल करता है। बस इन आसान से नियमों का इस्तेमाल करके उन्होंने जिंदगी को 5 लॉजिकल ग्रुप्स में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो फिर चले इन 5 किंगडम्स के कुछ कमाल के मेंबर से मिलते हैं। चलिए एक फटाफट टूर पर चलते हैं। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। ये बैक्टीरिया का घर है, जो हमारी धरती पर सबसे पुराने और सबसे छोटे जीव हैं। इनके सेल्स में कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता, और यही बात इन्हें जिंदगी के बाकी सभी रूपों से एकदम अलग बनाती है। अगला है प्रोटिस्टा। इसे जिंदगी की कबाड़ वाली दराज की तरह सोचिए। मतलब, अगर कोई सिंगल सेल वाला जीव है जो न तो पौधा है, न जानवर और न ही फंगस, तो उसे यहीं डाल दिया जाता है।
इसमें तालाब के पानी में तैरने वाले अमीबा से लेकर विशाल समुद्री शैवाल तक सब कुछ शामिल है। और अब आता है फंगस का रहस्यमयी किंगडम। ये मशरूम और फफूंद प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। ये मरी हुई चीज़ों को तोड़कर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस इकोसिस्टम में लौटाते हैं। और एक मज़ेदार बात, इनके सेल की दीवारें उसी चीज़ से बनी होती हैं जिससे कीड़ों का बाहरी कंकाल बनता है, काइटिन। और आखिर में आते हैं वो किंगडम्स जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, प्लांटी, जिसमें वो सभी कमाल के पौधे शामिल हैं जो सूरज की रोशनी को खाने में बदलते हैं, और एनिमेलिया, जिसमें कीड़ों से लेकर वेल तक सभी जानवर शामिल हैं, और हाँ, हम इंसान भी। तो 5 किंगडम, सब कुछ कितना साफ और सुलझा हुआ लगता है ना? वेल, लाइफ हमेशा नियमों के हिसाब से नहीं चलती। कुछ बहुत ही अजीब चीजें हैं जो किसी भी बॉक्से में फिट नहीं होती। जरा वायरस के बारे में सोचिए, क्या वो असल में जिंदा हैं? वे सेल्स से नहीं बने हैं, वो तो बस प्रोटीन के खोल में लिपटे हुए डीएनए या आरएनए के छोटे छोटे पैकेट हैं। मतलब व्हिटेकर के किसी भी किंगडम में इनकी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी के उसूलों से खेलते ही नहीं। जब तक वायरस किसी जिंदा सेल के बाहर होता है, वो धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है, वो एक हाईजैकर बन जाता है और उस सेल को मजबूर कर देता है कि वो और ज्यादा वायरस बनाए। तो सवाल ये है कि ये है क्या, जिंदा या मुर्दा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी वैज्ञानिक बहस करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी अजीब हो जाता है। वायरॉइड्स हैं जो वायरस से भी छोटे हैं, सिर्फ आरएनए का एक टुकड़ा। प्रियॉन्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं, फिर भी बीमारी फैला सकते हैं। और फिर लाइकेंस हैं जो असल में 2 अलग अलग किंगडम, एक फंगस और एक एल्गी का एक मिक्सचर है जो एक साथ रहते हैं। तो ये सारे अजीब से अपवाद हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाते हैं। विज्ञान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बेहतर होता रहता है। हमारे बनाए मॉडल परफेक्ट नहीं होते, वे बस उस समय की हमारी समझ को दिखाते हैं। और असल में यही अपवाद हैं जो हमें नए सवाल पूछने और नई खोजें करने के लिए उकसाते। तो अब आगे क्या? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और हम जिंदगी के और भी छुपे हुए कोनों को खोज रहे हैं, क्या 5 किंगडम काफी होंगे? क्या हमें कभी छठे किंगडम की जरूरत पड़ेगी, या शायद 7वें की? जिंदगी का नक्शा तो अभी बनी रहा है, और कौन जानता है कि अगली खोज हमें किस मोड़ पर ले जाएगी।